मच। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज देश को जवाब दो में बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से जोड़ने वाला है। तो आप तो गाजीपुर से आई हैं, बनारस के पास बगल वाला जहां गोमती मिलती, गोमतेश्वर। जी मैं समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुद्दे की बात फिर से शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बातचीत का सिलसिला आज मैं जोड़ रहा था। तमाम वो सारे लोग जो वहां पे मौजूद हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे मालूम है बेहद उमस है, बेहद गर्मी। कहां से हैं आप? अजमेर से। अजमेर से, वाह दरगाह। जी जी, क्या बात है। तो कैसे आना हुआ इधर? जी कुछ फंक्शन था, कुछ फंक्शन था, उसी से अकेले आए? पीछे भी कोई खड़ा है? भाई साहब है साथ में। भाई साहब है साथ में। नमस्ते जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी, परफॉर्म कर सकती हूँ, कुछ गा सकती हूँ? गाना है आपको? हाँ, थोड़ा देर से आई आप। मैंने कहा था यहाँ पे, मैं कह रहा था कि हिंदुस्तान में सारे लोग अच्छा गाते हैं। मैंने यही कहा था थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ नहीं, आप भी गाएंगे? हाँ हाँ, मैंने यही कहा, यहाँ जितने लोग आते हैं सबके सब गा सकते हैं। और एक बात और बताएं मजेदार, सबके हाथ में बैठ दे तो सब बल्लेबाजी भी अच्छा कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की बात पे शुरू करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। सचिन जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। किताब लिखी है आपने। आपके प्रयास हैं, आपने जैसे दर्शकों को निराश नहीं करते, वैसे आपने हमारे पत्रकारिता के विद्यार्थियों को भी निराश नहीं किया। तो मैं दिखाना चाहूंगा कि इस पुस्तक के अंदर जो आपका योगदान है वो प्रतीक भाई त्रिवेदी, बहुत अच्छी बात है, का योगदान भैया जी कहिन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और प्रोफेसर डॉक्टर सचिन बत्रा साहब ने किताब लिखी है। तमाम मीडिया कर्मी जो हमारे सहयोगी हैं उनको उन्होंने साक्षात्कार किया है। और वो आपका सवाल जो दन दनाता हुआ, खोलता हुआ, लपलपाता हुआ सवाल है, वो इसमें है। और नहीं हो तो ये मान लीजिएगा कि पुस्तक फिर अच्छी नहीं है। नहीं भी होगा तो भी हम आपसे बोल लेंगे, बोल के हम आपसे पूछ लेंगे। बिल्कुल पूछिएगा कि पत्रकार कैसा होना चाहिए और पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए। तलवार की धार पे चल सकते हैं तब तो आइएगा, वरना अपने घर में मौज से रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ना काहू से दोस्ती, जोर से बोला करो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, तो जो सर, वो जो ना खाला का घर नहीं है, तो ये जो हाथ है, वो जो गर्दन है हाथ पे रख ले तो वही आए। ये पत्रकारिता के उसूल हैं। अब कौन कितना चल पाया अल्लाह जाने। जी मौलाना, आपके शो को तो बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत समय निकाल कर देखते हैं, इसलिए आपके विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा। शो लोकप्रिय है ये तो मैं कहूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आखिर विरोध क्यों? पूरे भारत को कंफ्यूज करने वाली एक अलग टीम घूम रही है, मुसलमानों को कंफ्यूज करने वाली एक अलग टीम घूम रही है। अच्छा, एक टीम अलग घूम रही है, दो टीमें हैं। अब पूरा कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया है। सीए एनआरसी कंफ्यूज है, अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ, खाली सड़क पे आके विरोध हो गया। जितने कानून आ रहे हैं कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड 1 मिनट भारत में 26 जनवरी 1950 से टोटली यूनिफॉर्म है, टोटली। सीआरपीसी ये जितने भी, चाहे सड़क पे गाड़ी लेकर हिंदू निकले, मुस्लिम निकले, सिख निकले, ईसाई निकले, अगर रेड लाइट जंप करेगा पेनल्टी एक ही होगी, दो नहीं हो सकती है। 302 अगर कोई अपराध करेगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सेम होगा। तमाम कानून सेम है, तो फिर यूनिफॉर्म की जरूरत क्यों है, यह भी एक सवाल है। और विरोध जो आपने कहा क्यों है, विरोध कर कौन रहा है, यही मैं पूछ रहा हूं। जबकि यूनिफॉर्म, अक्सर यही बात आ रही है ना, मुसलमान विरोध कर रहा, यही बात तो आ रही है और कर भी रहा, रियल में कर भी रहा। मैं तो कहता हूं मुसलमान भाइयों, अगर पढ़ लिख लेते तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। आज 100 से अधिक साल पुराना एक संगठन है भारत का, मुसलमानों का, पता नहीं भारत का बोलूं उसको कि नहीं बोलूं, मुसलमानों का, मेरे शब्दों को आप नोट करेंगे। 100 साल से पुरानी, बात बात पर पानी पी पी के संघ को कोसने वालों, संघ का तो अभी 100 साल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जिसका 100 साल पूरा हुआ, संघ तो मौज कर रही और उसके चेयरमैन रो रहे थे, आंसू बहा रहे हैं। आपने देखा होगा, समझदार लोग समझ गए होंगे, उनको सोचना चाहिए, इसीलिए रो रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस्लाम है, और कैमरे के सामने कहता हूं, यूनिफॉर्म सिविल के एक एक अंश को सामने लाया जाए, मैं साबित कर दूंगा कि इस्लाम ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। विरोध क्यों हो रहा है? मौलाना, ऐसा नहीं है कि मौलाना ने ही सब कुछ पढ़ा है, लेकिन मौलाना ने एक बात तो सच है कि समझा बहुत कुछ है। अलबत्ता मौलाना ने जो बात कही है, आज मनोज तुम बहुत ढीले लग रहे हो, क्या बात है? तभी ठीक है ना तुम्हारी?
नहीं, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग जी। नहीं 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 नो 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 सर, ये मैं कह सकता हूँ ना, और कोई नहीं कह सकता जी जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से अगर यूनिटी आती हो, सब लोगों में अगर यूनिटी आती हो, तो एक सारे जितने भी कोर्ट में मामले लॉ है वो सारे खत्म हो जाने चाहिए और एक कोर्ट बना देना चाहिए जिसमें सारे फैसले हो जाएं। जो अभी आप बता रहे थे कि इतने सारे केसेस लंबित हैं इस देश में, मैं आपको उसके बारे में भी बताना चाह रहा था, और सभी राज्यों को खत्म करने चाहिए। मगर ये क्यों नहीं होगा, बात क्यों नहीं हो रही, आर्टिकल 48 की बात क्यों नहीं हो रही? जो काऊ जो हमारी गाय माता है वो कैसे कम होते जा रही, वो इस दुनिया में कम होती जा रही है क्योंकि उसका व्यापार बढ़ता जा रहा है। ये मौलाना ने सवाल किया, मौलाना रंगरेज ने सवाल किया, मौलाना हाजी जवाब देंगे। हाफिज, मैं कह रहा हूँ यही कंफ्यूजन है। एक बात पूरा पोथी उसको बोलते हैं ना, पोथी लेकर लिख कर आए हैं ना, लिख के आने के बाद भी आप देश को एक संदेश तो दीजिए स्पष्ट, जनता का ना। आप ये जो शो करते हैं इसको जनता यहाँ भी देख रही है। और देखिए, हैदराबाद वाले तो बहुत पढ़े हैं, बैरिस्टर हैं, उनसे ज्यादा तो कोई पढ़ा नहीं है, तो वो कह रहे बैरिस्टर साहब कह रहे ये क्यों जरूरी है। बैरिस्टर साहब से पूछिए क्यों विरोध है। तो मुसलमानों को, देश को मत समझाइए, मुसलमानों को समझाइए कि क्यों विरोध है। सिर्फ कोई विरोध नहीं है, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। केवल मुसलमानों का विरोध नहीं है, इसमें देश के बहुत सारे समूहों का विरोध है। इसमें मैंने शुरुआत में भी कहा था कि बहुत सारे जनजाति समूह, हिंदुओं के भीतर के बहुत सारे समूह, उनका भी विरोध है, उनका भी विरोध है। देखिए, और क्यों विरोध है, देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ। जब संविधान बना था प्रतीक जी, तो उसमें क्या कहा गया था कि एक तरह से संविधान बनाते समय कहा गया था कि सर्वसहमति की स्थितियां अभी नहीं है, वो जब बनेगी तब फिर ये लागू होगा। सर्वसहमति की स्थितियां बनेंगी तब ये लागू होगा, ये बात जी। मैं आ रहा हूं, उसके बाद विशाल आ रहा हूं। यहाँ पर जो भी हो रहा है सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा वो है। टीम घूम रही है, कंफ्यूजन पैदा कर रही है। मौलाना साहब बोल रहे थे, मैं भी बहुत अच्छा बोला, किस करवट बैठ रहे हैं, लेकिन इनने बाद में बात सही बोली कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि जो पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं हैदराबाद वाले, ये सारे अशिक्षित मुसलमानों को मूर्ख बना रहे हैं। समस्या यही है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे, मूर्ख ही रखना चाह रहे हैं। 100% सही है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि समान कानून चाहिए क्यों, इस पे कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पर हमारी महिलाएं, बच्चे, जो इनहेरिटेंस है, जो पति के मरने के बाद जो पत्नी को अधिकार मिलने चाहिए, मैं बहुत ही सरल भाषा में बोलने का प्रयास कर रहा हूं, उनको वो अधिकार मिले। ये क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, अगर क्रिमिनल लॉ अगर इन्हें एक्सेप्टेबल है तो फैमिली लॉ क्यों नहीं है? प्रश्न ये है। ये कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं से आप छेड़छाड़ करते हैं, धार्मिक मान्यताओं से आप छेड़छाड़ करते हैं, इसकी गारंटी दी गई है जी। ऐसा है कि धार्मिक जो मान्यता है उसमें पर्सनल लॉ की कोई स्थान नहीं। यही मुसलमान अमेरिका में पर्सनल लॉ नहीं मानते, कनाडा में नहीं मानते, फ्रांस में नहीं मानते। यहाँ पर मुसलमान अशिक्षित हैं, इसलिए यहाँ पर यह बवाल खड़ा करने का इनका प्रयास है। राइट। आसिफ, बवाल तो दिखाई दे रहा है ना सारा, किस तरीके से कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा 2% पढ़े लिखे मुसलमान तमाम मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, इस